हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का ए टू जेड बाई मनीष में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो मैथ से डरते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। यह वीडियो पार्ट 1 है, जिसमें हमने कुल 10 चैप्टर्स को शामिल किया है और आपको एक तरीके से इन सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू देने वाला हूँ, ताकि आप समझ सके कि मैथ्स कितनी आसान से सीखा जा सकता है। मैथ्स उतना हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हैं, अगर आप इस तरीके से पढ़ें तो। और हाँ, यह वीडियो उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो पहले से मैथ्स जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। वो क्या है कि सबसे पहले परिमेय संख्या को, यानी कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके। पहला बात यह है कि परिमेय संख्या क्या है कि वो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा बात यह है कि परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं रहता है। रूट में परिमेय संख्या नहीं रहता है, वो बाहर रहता है, रूट से बाहर रहता है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं हम। तो पहला ऑप्शन हमारे पास रूट में दिया हुआ है, √7 + √7। अगर इसे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं तो 2√7 हो जाएगा। 2 तो बाहर हो गया, लेकिन ये √7 अभी भी रूट के अंदर ही है 7, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, नहीं होगा। ऑप्शन ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, √25 + √3। अब ये जो 25 है, 25 को तो हम लिख सकते हैं 5, लेकिन ये जो रूट है प्लस में 3, ये तो रूट में ही रहेगा। इसको अगर करेंगे तो अप्रॉक्स में आएगा, ये अप्रॉक्स में आएगा 1.73 करके आएगा, तो ये तो नहीं होगा। सबसे पहले हमने क्या बताया कि ये संख्या रूट में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो 1/√4 दिया हुआ है, तो एक तो एक रहेगा ऊपर बट्टा में, और √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो ये 1/2 यहाँ पे लिखा गया, ये p/q के रूप में ये रिप्रेजेंट हो गया। यानी कि ये ऑप्शन हमारा जो सी है, ये इस सवाल का सही आंसर हो सकता है। अगला भी देख लेते हैं, डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। तो डी नंबर में क्या है, यहाँ भी √9 है, तो 9 का तो ये 3 निकल जाएगा, लेकिन गुणा में क्या है, √3। ये √3 नहीं निकल पाएगा रूट से, तो इस तरीके से ये ऑप्शन डी भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। हमने इस वीडियो में बेसिक क्वेश्चन को रखा है, ताकि पहले एक ओवरव्यू आपको लग जाए कि उस चैप्टर में क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। इस तरीके से हमने इसमें क्वेश्चन को रखा है। पार्ट 2 में इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे प्रत्येक विषम पूर्णांक यानी कि ऑड इंटीजर के बारे में बोला गया है। तो ऑड इंटीजर क्या होता है, 1, 3, 5, 7 ऐसे करके ये सब क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे बोला है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो अगर हम m की जगह पे 1 रखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जैसे देखते हैं, पहला ऑप्शन तो कितना बनाएगा, ये 2 बनाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो ये 1 होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या देखते हैं, तो ये 2 बनाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 2m + 1, तो एक m की जगह पे क्या रखें, 1, तो ये कितना बनाएगा, 3। अब यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं तो ये तो 2 है, तो ये तो विषम संख्या होगा नहीं। तीसरा 2 है, ये भी विषम संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो बी नंबर ऑप्शन है और ये डी नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास 1 और 3 यहाँ पे विषम संख्या आ चुका है। तो लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है कि प्रत्येक विषम पूर्णांक क्या होता है। तो ऐसे तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप सिंपल सा याद ही रखेंगे कि प्रत्येक विषम पूर्णांक को निरूपित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2m + 1 को
यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि m का मान जैसे जैसे आप रखेंगे आपको आगे यहाँ पे प्रत्येक विषम संख्या आपको मिलते जाएंगे। जैसे अगर हम m का मान यहाँ पे 1 रखे थे, m का मान अगर हम 1 रखे थे तो हमारे पास कितना आ गया, ये 3। अगर वहीं m का मान अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। m का मान अगर हम 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। m का मान अगर वहीं 4 रखते हैं तो 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 3 5 7 9 ये सारे आपके पास विषम पूर्णांक आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जनरलाइज फार्मूला क्या होता है कि 2m+1 प्रत्येक विषम पूर्णांक को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दी गई आकृति में बिंदु O का वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अब AOB 30 डिग्री दे दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि OBA का मान क्या है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये त्रिभुज क्या है, वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का ये बिंदु O है, सेंटर है O। अब यहाँ पे ये जो है OA जो यहाँ पे दिख रहा है, ये OA और OB ये क्या है, रेडियस है। यह क्या है, रेडियस, और रेडियस है तो ये दोनों अगर हम देखें इस त्रिभुज में अगर देखें OAB त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो दो भुजा आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो रही है। तो जैसे ही दो भुजा आपस में बराबर हो गई तो ये क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये OAB यहाँ पे क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें OA और OB बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि दो जो इसका भुजा है वो बराबर है, और उस दो भुजा पे बनने वाली जो कोण होगी वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इस भुजा से बनने वाली कोण क्या है, ये है, और इस भुजा से बनने वाली कोण कौन सा है, ये कोण है। तो ये कोण आपस में बराबर होगी। अब ये यहाँ पे O बराबर कितना दे दिया है, 30 डिग्री। अब हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बचा यहाँ से कितना, 150 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री तो यहाँ पे O बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। अब 150 डिग्री को हमें बराबर बराबर भागों में बांटना है, ए वाले में और बी वाले एंगल में। तो ये कितना कितना हो जाएगा, 75 डिग्री इन दोनों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, OBA, बी का यहाँ पे मान पूछा है OBA, ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे घन के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, A√3 होती है, यानी कि डायगोनल जो होता है विकर्ण का वो A√3 होता है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, 6A² होता है। तो अब यहाँ पे इसी पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ विकर्ण की लंबाई A√3 बराबर कितना दे दिया है, 5√3। अब ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास A बराबर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। A बराबर 5 आ गया, तो हमें निकालना क्या है, 6A²। अब 6A², 6 और A² का मतलब 5 बचे 25, तो 6 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, अब यहाँ से एक वृत्त हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु, ठीक है, ये एक बिंदु है, और यहाँ से 17 सेंटीमीटर इसका लंबाई दे दिया है। ये क्या है, 17 सेंटीमीटर, इस बिंदु की लंबाई कितनी है, 17, और ये यहाँ पे त्रिज्या है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और ये 17 है। अब यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि जो वृत्त का ये त्रिज्या होता है, वृत्त का त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है।
वृत्त की जो त्रिज्या है ये मान लेते हैं O है, ये A है, ये A है और ये मान लेते हैं P बिंदु है। तो OA जो है त्रिज्या वो AP स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये 90 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, AOP राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें AP क्या है परपेंडिकुलर, OA क्या है यहाँ पे बेस और ये OP हो गया इसका हाइपोटेनस। तो अब हम देखते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में ये हो गया यहाँ से परपेंडिकुलर, ये उसके बाद में ये बेस हो गया 8 और ये हाइपोटेनस कितना है 17। तो अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो 17 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर हम घटा देंगे क्योंकि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर होता है। तो 17 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाएंगे तो 225 हमारे पास आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 होगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। या फिर आप थोड़ा अगर जानते हो 8, 15, 17 ट्रिपलेट के बारे में, तो यहाँ पे 17 क्या है हाइपोटेनस, 8 क्या है बेस, तो 15 हमारा ये परपेंडिकुलर, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी ए हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो अब बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान दिया है तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका आयतन होता क्या है, ये जरूरी है पता होना। तो सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और वो कोण का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे बोला है त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है, तो ठीक है इनका आयतन अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर दोनों का बराबर है तो ये कट गया, ठीक है। एच भी क्या है बराबर है, अब बच गया क्या 1/1/3 यानी 1/1/3 है, यानी तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/1 इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। तो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है कि कुल परिमिति पूछा जा रहा है, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है यहाँ पे ध्यान देंगे। अर्धवृत्त का परिमिति होता है r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2 यह होता है अर्धवृत्त की कुल परिमिति। ये अर्धवृत्त अगर हम एक बनाते हैं, ये हो गया यहाँ पे सेंटर है, ये r है, ये r है। अब ये r इंटू पाई प्लस 2 कैसे आता है, तो पूरे वृत्त का परिमाप तो 2 पाई r हो जाता है, तो ये पूरे नहीं आधा है, तो आधा में से ये तो पाई r होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई r तो होगा इतना, क्या हो गया पाई r, और प्लस में ये r प्लस r प्लस में 2r, तो इसमें से r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा। तो यही यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है, अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है r इंटू पाई प्लस 2। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम देखते हैं तो r की जगह पे कितना है 10, तो 10 इंटू पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, हवा का आयतन पूछा है, यानी कि बेसिकली इसका क्या पूछा है वॉल्यूम। तो यहाँ पे स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा व्यास, यानी कि 2r बराबर दिया है कितना 6, तो r बराबर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ 4/3 पाई, पाई यहाँ पे पाई का पाई ही रहेगा क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है। r का कितना हो जाएगा 9 3 9 3 27, 3 से ये 9 बार कटेगा, 9 चौका 36 पाई इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अगला क्वेश्चन है एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। तो अब हम सब जानते हैं कि घड़ी इस तरीके से रहता है, तो पूरा ये कितना होता है 360 डिग्री, और घड़ी की मिनट की जो सुई होती है, ये जो मिनट की सुई होती है पूरे एक चक्कर लगाती है तो वो कितने मिनट घूमती है,
पूरे एक चक्कर लगाती है तो 60 मिनट घूमती है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री बना रही है, तो वो 45 मिनट में कितने बनाएगी? तो ये 45 मिनट में इसको 6 बार में और 45 को 6 से गुना करेंगे तो 270 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है कि 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाता है। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले क्षेत्रफल देखेंगे कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो √3/4 a स्क्वायर बराबर में कितना दे दिया है, 81√3, 81√3, √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a²/4 बराबर में कितना हो जाएगा, 81। a² बराबर में 4 × 81, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 का यहाँ पे √2 और 81 का 9, तो यहाँ पे 9 दूना 18 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? तो घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता आप ध्यान रखेंगे 0 होती है, और कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का सम क्या होता है, 1 होता है, और कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता 1/2 होता है। ये ध्यान रखेंगे, कोई भी घटना घटित होने का प्रायिकता क्या होता है, 1/2, और दोनों का सम क्या होता है, 1। और कोई भी घटना घटित नहीं होती है तो उसका तो 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 पासे की उछाल में संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स पूछा है। तो यहाँ पे 3 पासा है, एक पासे में कितने 1 से 6 अंक लिखे रहते हैं, 6 को 3 बार यहाँ पे गुना कर देंगे, क्योंकि 3 पासे उछाले गए हैं, तो 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होता है, अर्धगोला का 4πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और वहीं अगर लेटरल कहा जाए तो लेटरल होता है 3πr²। तो यहाँ पे 4πr² वाले पे यहाँ पे इसको सेट करेंगे, तो 4 की जगह पे 22/7 r² बराबर में कितना है, 462। अब इसको 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 चौका 44, 11 दूना, और ये 4 दूना 8, और यहाँ पे 8 r² बराबर में कितना हो जाएगा, 42 × 7 बट्टा में 8। अभी इसको डिवाइड करते हैं, तो जैसे ही इसको आप काटेंगे तो आपके पास में इसका त्रिज्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr²। अब यहाँ पे इसी फॉर्मूला पे इसको सजा देना है, तो यहाँ पे r की जगह पे क्या रखेंगे, p रखेंगे, तो θ/360 πp² इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, θ/360 πp² ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होती है? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया 90 डिग्री यहाँ पे। अब समद्विबाहु यानी कि ये जो दोनों भुजा है आपस में क्या है, बराबर है। तो अभी पीछे सवाल में देखा है कि दो भुजा अगर बराबर है तो उनसे बनने वाले जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो अब एक तो 90 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब 90 डिग्री इन दोनों में आधा आधा बटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री का दोनों कोण हो जाएगा, जो कि न्यून कोण होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां इतना दिया है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे,
समरूप त्रिभुज है और संगत ऊंचाई का यहाँ पे दिया हुआ है 7 और 10, तो उनका जो क्षेत्रफल होगा ये संगत ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होगा। तो संगत ऊंचाई का स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 10 का स्क्वायर 100। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 49 और 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होता है वो उनके ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्या 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई, मान लेते हैं ये वृत्त है और इसका ये सेंटर है और इसका त्रिज्या दे दिया है कितना, ये 4.5 दे दिया है, ठीक है। खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखा, तो पहला स्पर्श रेखा ये है और दूसरा स्पर्श रेखा ये है, समांतर बोला गया है कि समांतर स्पर्श रेखा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, अब आप ध्यान से देखें तो ये दूरी हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ ये अगर सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है r होता है और फिर यहाँ से यहाँ ये भी क्या r होता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 2r, यानी कि 2 गुना 4.5। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में पूछा जा रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है। तो मान लेते हैं ये वृत्त है और कोई ये बाह्य बिंदु है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे बाह्य बिंदु से, कोई एक बाह्य बिंदु है मान लेते हैं P से, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि यदि वो केंद्र वाले वृत्त पर, मान लेते हैं ये वृत्त है और ये वो केंद्र है इसका, PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। फिर यहाँ पे स्पर्श रेखा यहाँ से मान लेते हैं ये P है, ये P है, तो P से यहाँ पे 2 स्पर्श रेखाएं हमने खींच दिया, ये A है और ये B है, ठीक है। और ये इसे मिला दिए R और ये O दिया हुआ है। अब यहाँ पे है कि APB ये एंगल जो दे दिया गया है 50 डिग्री। तो हमसे पूछा जा रहा है कि AOB का मान क्या है, AOB ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान रखेंगे, ये जैसे ही अगर 2 स्पर्श रेखाओं के साथ में ये क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये क्या बन गया एक चतुर्भुज बन गया इस तरीके से, तो इसके आमने सामने का जो एंगल होता है वो आपस में क्या हो जाएगा 180 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी पिछले सवाल में बताया था कि त्रिभुज यहाँ पे त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया। और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है ध्यान रखेंगे 360 डिग्री। तो बच गया कितना 180 डिग्री। 180 में से यहाँ पे 50 डिग्री, तो ये P बराबर दे दिया गया है। तो अब ये जो एंगल बचेगा हमारे पास कितना बच जाएगा 130 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज सेड टू बी। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं ये है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो इसके इंटरसेक्शन वाले बिंदु को क्या कहते हैं, यहाँ पे ओ हम लोग जनरली ओ लिखते हैं, जिसको क्या कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे ओरिजिन, यानी कि बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 बिंदुओं यहाँ पे दिया गया है को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये P का यहाँ पे दे दिया गया है और Q का दे दिया गया है। तो P का ये होता है x1, ये y1, x2 और ये y2, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर में क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर में क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो x का अगर निकालेंगे इस वाले फार्मूले का यूज करके
तो 4 + 8 12/2 कितना हो जाएगा 6। तो x का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा -5 और +7 क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 6 और 1 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु R इतना दिया हुआ है तो इसकी दूरी क्या होगी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है √x² + y²। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया है। तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा √x² + y²। अगला क्वेश्चन है y = 7 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे बिंदु दिया रहता है तो x और y के रूप में निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे y = 7 दे ही दिया है, ठीक है। तो y = 7 होगा और x बराबर यहाँ पे जो भी हो। तो अब हम ऑप्शन में देख लेंगे कि y 7 किधर है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं तो y की जगह पे 3 है, दूसरा ऑप्शन y की जगह पे -6 है, तीसरा ऑप्शन में y की जगह पे 7 यहाँ पे है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि डी जो ऑप्शन है यहाँ पे y की जगह पे 1 दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का केंद्रक यहाँ पे दे दिया गया है। केंद्रक यहाँ क्या है 4 और 0 और उसके 2 शीर्ष दिए हुए हैं। तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो यहाँ पे फिर x और y के रूप में बताना है। तो x के लिए अगर हम निकालते हैं केंद्रक के लिए तो क्या होता है यहाँ पे x1 + x2 + x3/3 होता है। तो हमारे पास x कितना दिया हुआ है 4। तो 4 बराबर x1 क्या है 3, x2 क्या है 5। तो 3 5 8 हो जाएगा प्लस x3 तो हमें निकालना ही है x3/3। तो 4 3 यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 बराबर 8 + x3। अब यहाँ पे x3 का मान क्या हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि x का मान 4 कहाँ पे है। तो x का मान यहाँ पे 4 देखते हैं। पहला ऑप्शन में 2 है, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में 4 यहाँ पे है, ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन 4 नहीं है, चौथा ऑप्शन 4 नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप चाहे तो y का भी निकाल सकते हैं। y का यहाँ पे y के लिए वैसे ही y1 + y2 + y3/3 करके। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुज ABC और PQR। तो मान लेते हैं ये ABC और ये PQR 2 त्रिभुज दिया हुआ है। A बराबर क्या है 42 डिग्री है और Q बराबर कितना है 84 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि C का मान क्या होगा, ठीक है। अब 2 त्रिभुज समरूप है तो ये 42 डिग्री, अगर A 42 डिग्री है तो एक जगह पे यहाँ पे P भी कितना हो जाएगा 42 डिग्री और Q अगर 84 डिग्री है तो B भी कितना हो जाएगा 84 डिग्री। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या C। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से ये कितना बना रहा है 4 2 6 और 8 4 12, 126 डिग्री। तो यहाँ पे ये दोनों A और B मिलकर बना दिया। तो अब बचा कितना C के लिए 180 में से 126 जाएगा तो 54 डिग्री यहाँ पे बच जाएगा। तो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो समरूप त्रिभुज में देखेंगे कि इसका जो एंगल होता है वो बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सवाल क्या है कि cos 60/sin 60। तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2 और sin 60 का मान √3/2 इंटू tan 60 का मान क्या होता है √3। इस क्वेश्चन को रखने का मेन मकसद यह है कि आप जो भी फॉर्मूला ये वैल्यू है साइन कॉस टैन कॉट ये सब का आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो बच गया 1/√3 इंटू √3। तो ये 3 से 3 भी कैंसिल, अब बच गया क्या 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों 60 60 ही हैं, ठीक है। कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट,
कॉस बट्टा साइन बराबर होता है कॉट थीटा। तो कॉट 60 इंटू टेन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 3 थीटा बराबर 1/2। इस 2 को हम इधर ले लिए। अब हम देखेंगे कि cos किस डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। अब cos से ये cos कैंसिल हो गया, 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर यहाँ पे 20 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, साइन बी बराबर इतना दिया है तो कॉस बी का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे साइन बी बराबर में ये दिया हुआ है। चाहे तो आप यहाँ पे इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो p कितना है a और ये b, तो ये कितना हो जाएगा b² माइनस a²। अब cos b, ये b रहा होगा, तो cos b क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है √b² माइनस a², कर्ण कितना है b। तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक तो ये तरीका है कि आप ट्रायंगल बना के इसको ऐसे सोल्व करें। बाकी दूसरा तरीका ये है कि आप फॉर्मूला पे जाएं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे, तो वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि tan a प्लस कॉट a बराबर 2 है। तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a का मान पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो tan a, यहाँ पे एक जगह पे अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो 1 + 1 बराबर में क्या हो जाएगा 2। तो tan स्क्वायर a कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका भी मान क्या होगा 2। तो इस तरीके इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं इसको स्क्वायर करके। तो ये कितना देगा हमें tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू कॉट a बराबर में 2 दूना 4। अब यहाँ पे tan और cot यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जो है बराबर के इधर जाएगा तो 4 में से घटेगा तो कितना होगा 2 देगा। हमसे यही पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे tan थीटा बराबर इतना दिया है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का मेन मकसद ये है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो डेटा दिया हुआ है इसका यूज नहीं है। अगर आप चाहे तो इसको यूज करके भी आप ट्रायंगल पे यहाँ पे बना सकते हैं। बाकी आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में भी 1 होता है। ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे गुना करते करते 180 डिग्री का मान हमसे पूछा गया है। यानी कि कॉस 1 गुना कॉस 2 डिग्री गुना ऐसे करके पूछा गया है। तो अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं तो कॉस 90 डिग्री आया होगा, तब तो 91 93 ऐसे करके आगे बढ़ा होगा। अब हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। और जैसे ही अगर हम किसी भी अंक में 0 से गुना करते हैं, 2 में अगर 0 से गुना करेंगे या फिर 5 में किसी में भी 0 से गुना करेंगे तो वो कितना देगा 0। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं 90 डिग्री तो इसमें इस एक्सप्रेशन में आया ही होगा। तो 90 डिग्री का मान 0 होता है तो वो सारे वैल्यू को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे cot x का मान क्या होगा। तो cot बराबर में क्या होता है cos बट्टा में साइन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे cos बट्टा साइन बराबर cot होता है।
तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/b, 1/b और फिर बट्टा साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर 1/a। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो a/b हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने वाला चीज क्या था यहाँ पे, कॉट एक्स, कॉट एक्स बराबर में क्या होता है कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पूछा गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर ए और बी दोनों पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ए प्लस बी बराबर में क्या हो जाता है 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर में 90 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पे पूरक कोण में साइन बदलता है किसमें, कॉस में। ध्यान रखेंगे साइन ए बराबर में क्या हो जाता है कॉस बी, ठीक है। सेक ए बराबर में क्या हो जाता है कॉसेक, कॉसेक बी। और टेन ए बराबर में क्या हो जाता है कॉट बी। ये तीनों एक्सप्रेशन आप ध्यान रखेंगे कि अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन बदल जाता है कॉस में, सेक बदल जाता है कॉसेक में, और टेन बदल जाता है यहाँ पे कॉट में। तो अब ऑप्शन देखते हैं, साइन बी बी, ये तो दोनों बी ही है, दोनों साइन ही है, ये तो कभी नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो सेक बदल रहा है कॉसेक में और ए बदल रहा है बी में, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो सकता है। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कॉट यहाँ पे बदल रहा है कॉट में ही, गलत हो गया, कॉट को बदलना चाहिए टैन में या फिर टैन को कॉट में, ये भी यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होता है रूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है। अब यहाँ पे योगफल पूछा गया है प्राकृतिक विषम संख्या को, ऑड नेचुरल नंबर का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे 1 3 5, 1 3 5, यहाँ पे 3 विषम संख्या हम लेते हैं और इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है 5 3 8 1 9। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग जो हो गया 9 हो गया। अगर हम प्रथम 4 विषम संख्या लेते हैं 1 3 5 7, तो इसका योग कितना हो जाएगा टोटल का 7 5 12 3 15 1 16। तो अब एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा आपको कि 3 अगर है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 अगर विषम संख्या है तो 4 का स्क्वायर 16। अगर वहीं हम 5 विषम संख्या ले लेते हैं 1 3 5 7 9, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 25। तो अब देखिए 5 है तो 25, 4 था तो 16, यानी कि n विषम संख्याओं का जो योग होगा वो n स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। तो ऑप्शन जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा, n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है n स्क्वायर होता है। और वहीं n या m के रूप में अगर कोई विषम संख्या है तो वो हमेशा किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, पिछले सवाल में हमने देखा था 2m + 1। तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द्विघात समीकरण से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब ध्यान रखेंगे कि द्विघात समीकरण को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे क्या पूछा गया है, द्विघात समीकरण इतना का विविधकर क्या है। विविधकर यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि b बराबर कितना है और a बराबर कितना है और c बराबर कितना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो b बराबर कितना है, b बराबर यहाँ पे -13 है। तो -13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 -4, एक की जगह कितना है 3 और c की जगह कितना है 10। तो 4 3 12 दाएं 120, 169 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 49 बचेगा। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 49। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है
द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो अब यहाँ पे मूल इस पहले एक्सप्रेशन को हम तोड़ लेते हैं। तो इसको क्या होगा एक्सप्रेशन को 2x स्क्वायर प्लस में 5x बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पे मूलों का जो गुणनफल होता है वो ध्यान देंगे। यहाँ पे दो फॉर्मूला होता है, या तो अगर दो मूल है अल्फा और बीटा तो मूलों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। ये माइनस बी बाई ए हो जाता है। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। तो अब यहाँ पे मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। अब जो एक्सप्रेशन ये बन रहा था, ये जो एक्सप्रेशन दिया था ये क्या बन रहा था 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर में 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मूलों का गुणनफल हमसे पूछा जा रहा है, तो b के बराबर, b तो दिया नहीं है, a है, ये a का है कोफिशिएंट और ये क्या है c। तो c बराबर में क्या हो जाएगा 5 और a बराबर में कितना हो जाएगा 2। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 5/2 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं तीनों जो दिया हुआ है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन का जो लघुत्तम समापवर्तक जो होता है एलसीएम जो होता है वो मैक्सिमम जो पावर होगा वो होगा। तो यहाँ पे पी का ए का देखते हैं, तो ए का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे ए का मैक्सिमम पावर क्या है 4 इंटू बी का मैक्सिमम पावर कितना है 3। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा a⁴ इंटू b⁴। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एलसीएम क्या होता है मैक्सिमम पावर को आपस में गुणा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म को प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से नहीं कटे, दोनों का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अब हम पहला ऑप्शन देखते हैं, तो 15 और 45 आपस में कट रहा है, ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं 21 और 105 कट रहा है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे 9 और 16 ये भी नहीं कट रहा है, ये 9 और 16 आपस में एक दूसरे से नहीं कट रहा है। तो ये यहाँ पे सही उत्तर हो सकता है। चौथा चेक कर लेते हैं, 14 और 84 आपस में कट रहा है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। सिर्फ 9 और 16 जो है जो कि आपस में को प्राइम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका शून्य क्या होगा। यहाँ पे इसका द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको आप एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर में 0। तो 2x स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 6, 2 से ये 3 बार में कटेगा, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 3। तो x बराबर में क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3। तो इस तरीके से प्लस माइनस √3 होगा, तो √3 प्लस में और एक √3 माइनस में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ABC इन ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, एक त्रिभुज ABC में, ये ABC है, ABC D एंड E आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC। ठीक है, ये D और ये E दिया हुआ है। DE और BC क्या है, दोनों यहाँ पे समानांतर दिया हुआ है। ठीक है, दोनों पैरेलल है, समानांतर है। अब AD बराबर में कितना दिया है 4, ठीक, और DB बराबर में कितना दिया है 5। अब AC का पूरा AC बराबर कितना दे दिया है ये 18। तो हमसे पूछा जा रहा है कि AE का मान क्या होगा AE। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे ही ये AE और BC, DE और BC जैसे ही समानांतर हुआ, ये 4 और ये 5 ये दोनों मिला करके ये पूरा हो जाएगा। अगर इसका DE बराबर हमसे पूछे तो ये 4 होगा, और BC बराबर में पूछे तो कितना होगा 9 होगा, और AC बराबर में भी कितना हो जाएगा 9। तो अब हमारे पास 9 के लिए ये कितना दे दिया है AC में 18, यानी कि 2 गुना है, 2 से गुना हो रहा है। तो हमसे AE पूछा जा रहा है। तो देखिए AD AE के बराबर होगा, ये भी 4 होगा, और DB जो है EC के बराबर होगा, ये
5 होगा। तो ए कितना है 4 यूनिट, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगर वहीं इसी हमसे पूछता तो इसी कितना होता 5, 5 को 2 से गुना करते तो वो 10 हो जाता। तो ध्यान रखेंगे जैसे ही ये समानांतर हो जाता है ये BC क्या हो जाएगा, ये पूरे का योग हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये सवाल शायद पीछे किए हमने, सिर्फ इसका 2 ही बाह्य बिंदु, किसी एक बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये भी सवाल हमने देखा है पीछे। एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो एक पासा को अगर हम फेंकते हैं तो पासा पे कितना 1 से 6 तक अंक रहता है, 4, 5 और 6। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता देखते हैं क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बटा में टोटल आउटकम होता है प्रायिकता का फॉर्मूला। ठीक है, तो टोटल आउटकम तो यहाँ पे कितना होगा 6, नीचे तो 6 आएगा। अब फेवरेबल में क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या आने की। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है 2, 3, 5। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है उसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा वो स्वयं संख्या। तो अगर 2 देखें तो 2 1 से डिवाइड है, बाकी स्वयं 2 से डिवाइड है। 3 या तो 1 से डिवाइड है या स्वयं 3 से डिवाइड है। 5 या तो 1 से डिवाइड है या फिर स्वयं 5 से डिवाइड है। तो ये जो सारे संख्याएं हैं ये अभाज्य है। तो 2, 3, 5 यानी कि 3 संख्याएं हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये था कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, फेवरेबल आउटकम बटा में टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी बराबर फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम क्या हमसे पूछा जाए अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम कैसे जानते हैं कि उसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, या तो 1 या फिर स्वयं वो संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दिशा निकाला जाता है तो इसके काला रंग का रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभी हमने आपको प्रायिकता बराबर क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर क्या होता है फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। ठीक है, तो टोटल ताश की गड्डी में कितना होता है 52 पत्ते होते हैं। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि फेवरेबल आउटकम में क्या रखना है और इसका आंसर क्या होगा। अब आपको ढूंढना है, आप घर पे आप ढूंढेंगे, देखेंगे, आप सर्च करेंगे कि काला रंग की रानी कितने होते हैं और इसका सही उत्तर आप कमेंट में देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक क्या होता है कि जो जितनी बार आता है वो बहुलक हो जाता है, जितनी ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इसमें देखते हैं 23 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। 23 यहाँ पे 3 बार आ चुका है और कोई तो नहीं आया है ज़्यादा बार। 22 यहाँ पे 1 बार आया, 22 एक बार आया है और ये 2 बार। 22 सिर्फ 2 बार आया है, 23 ऐसा है कि वो 3 बार आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे माध्य दे दिया गया है तो x का मान पूछा जा रहा है। तो माध्य क्या होता है फॉर्मूला, टोटल को माध्य मतलब क्या होता है एवरेज। माध्य क्या होता है बेसिकली एवरेज का ही दूसरा नाम माध्य है। तो इसको टोटल को ऐड करके और जितना है उससे डिवाइड करके जो कितना दिया है 14, तो जितना आएगा वो x का मान यहाँ पे हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, x 2x 3x 4 और 5x। ठीक है, 5x प्लस 1 2 3 3 6 और 4 10 बराबर में कितना हो जाएगा, कितना है एक्सप्रेशन 1 2 3 4 और 5 बट्टा में कितना हो जाएगा 5 बराबर में कितना है 14। तो 5x प्लस 10 बराबर में कितना हो जाएगा 70। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 70 में से 10 या 60 बट्टा 5 12। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा x का मान 12, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
यदि इतना बराबर हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि 540 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि 2, 3, 5 के टर्म में, यानी कि अभाज्य संख्याओं के टर्म में आ जाए। तो 540 को अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले 54 गुना 10 लिख सकते हैं, 54 को 9 गुना 6 लिख सकते हैं, 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 9 को फिर से क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना 2 गुना 5। अब हम देखते हैं कि 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है तो 2 के पावर 2। 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है तो 3 के पावर 3, गुना 5 कितनी बार आया है तो 5 के पावर 1 बार आया। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर x है तो x की जगह पे कितना आ गया 2, तो x की जगह पे कितना आ गया 2, y की जगह पे कितना आ जाएगा, 3 के पावर y है, 3 के पावर 3 है तो 3 हो जाएगा। z बराबर कितना हो जाएगा 1। तो अब इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो इस तरीके से हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो इस तरीके से आपके सामने में हमने कुल 40 सवाल आपके सामने में सॉल्व करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।